नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जीके की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए हम चला रहे हैं, जीके जीएस के रामबाण। उसका ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्ले में जाइए, आपको सारे लेक्चर मिल जाएगी और उसको देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। तो इसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करते हैं, जो कि डीएफसीसीएल, सीजीपीडीटीएम, एसएससी, सीजीएल वगैरह सब में जो है इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी जेई में भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तब भी देख सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 136 है और 21 एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर पीला कलर में आपको मार्क है। तो देखिए, फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम हुआ था, इलेक्ट्रिकल और केमिकल का 21/8/2022 को। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो किस राज्य में स्थित है या फिर यूटी में। तो देखिए, जो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है, जो कि फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये दोस्तों इसको अब जो है नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क का नया नाम। और इसको रामगंगा नेशनल पार्क क्यों? क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी जो है बहती है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लेना है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सी, उत्तराखंड में स्थित है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और यहीं पर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द नेशनल फ्लैग डे यानी कि राष्ट्रीय झंडा दिवस या राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, 22 जुलाई 1947 के दिन थे, जब भारत आज़ाद होने वाला था। उसके पहले जो है भारत जो संविधान सभा थी, उनके द्वारा जो है जो अपना प्यारा झंडा जो ट्राई कलर का है, उसको जो है अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 के दिन। तो 22 जुलाई इसका करेक्ट उत्तर होगा। और इसको डिज़ाइन, अपना जो झंडा है उसको डिज़ाइन किए थे पिंगली वेंकैया। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारतीय जो ट्राई कलर है उसको डिज़ाइन किया गया था, और भारतीय संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इस वजह से 22 जुलाई को भारतीय झंडा दिवस या फिर राष्ट्रीय जो है ध्वज दिवस के रूप में जो है हम लोग मनाते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज को बिग बोर्ड कहा जाता है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज को बिग बोर्ड, ध्यान रखिएगा, बिग बोर्ड के नाम से जो मशहूर स्टॉक एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो जो अमेरिका में स्थित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसको जो है बिग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, भारत में यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज है तो यहाँ पर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। और इसको स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। मुंबई के दलाल स्ट्रीट में स्थित बम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और सुनते होंगे कि जो है सेंसेक्स इस तरह से जो है बढ़ गया है। तो सेंसेक्स जो इसका इंडेक्स है, जो इंडेक्स है दोस्तों, उसका नाम जो है सेंसेक्स है। इसको भी ज़रूर ध्यान रख लेना है। और जो यहाँ पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी इंडिया में है। इसको 1992-93 में बनाया गया था। तो इसका जो इंडेक्स है उसको बोला जाता है दोस्तों निफ्टी। तो आपने कई बार सुना होगा न्यूज में भी कि सेंसेक्स इतना पॉइंट बढ़ गया और निफ्टी इतना पॉइंट बढ़ गया। तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है और जो है सेंसेक्स है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा वैश्विक वित्तीय संस्थान अटल भूजल योजना के लिए भारत को $450 मिलियन का ऋण देने के लिए तैयार है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। वीवीआई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसको, और पूछे जाने की संभावना भी है। तो देखिए, यहाँ पर अटल भूजल योजना, देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए योजना जो है यहाँ पर चलाई गई है, जिसमें जो है यहाँ पर आपको वर्ल्ड बैंक जो है मदद कर रहा है। भारत को $450 मिलियन यहाँ पर ऋण दिया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो वर्ल्ड बैंक इसका सही उत्तर होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक $450 मिलियन दे रहा है। तो ये योजना जो है आपको ध्यान रखना, अटल भूजल योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब देखिए, दो तरह की योजना होती है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर
स्कीम। तो देखिए सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या है कि सेंटर जो है पूरा पैसा यहाँ पर लगाएगी, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर जो स्कीम होती है उसमें राज्य का भी यहाँ पर सहयोग होता है। तो इस तरह से, और इसमें जो है सहयोग कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और वर्ल्ड बैंक, और इसमें 7 राज्यों को फ़ायदा होने वाला है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र यहाँ पर शामिल है। तो पूछा जाता है कि जो अटल भूजल योजना है कितने राज्यों के लिए है, तो यहाँ पर 7 राज्यों के लिए है, और इसमें जो है 5 साल के लिए जो है 6,000 जो है करोड़ रुपीज़ जो है दिया गया है, जो कि 2020-21 से लेकर 24-25 तक होने वाला है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। तो मुंबई में स्थित है, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो देखिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जो अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जो कि मुंबई में स्थित है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए एक क्वेश्चन BHEL इंजीनियर्स ट्रेनिंग में पूछा गया था मैकेनिकल में, 25 मई 2022 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। जैसा पूछा गया था कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड द स्मॉल इंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CGTMSE, जो कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एक ऐसे बैंक ऋण की गारंटी देता है। कौन सा ऋण, तो बैंक ऋण की गारंटी देती है जिसके पास जो है क्या होता है, तो देखिए ना तो यहाँ पर कोलेट्रल होता है और ना ही तीसरे पक्ष की गारंटी, यानी कि थर्ड पार्टी गारंटी यहाँ पर नहीं होती है, और ना ही यहाँ पर कोलेट्रल कोई सिक्योरिटी जो है जमा होती है, तो उसको जो है ऋण प्रदान करती है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, ना तो संपार्श्विक सुरक्षा और ना ही तीसरे पक्ष की गारंटी, यानी कि नाइदर कोलेट्रल सिक्योरिटी नॉट थर्ड पार्टी गारंटी इसमें होती है। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ध्यान रखिएगा, राजकीय पक्षी राजस्थान का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। अभी देखिए इसको चित्र के द्वारा जो है समझ सकते हैं। तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि इंडियन सब कंटिनेंट में पाया जाता है और बेसिकली राजस्थान में, और राजस्थान का यहाँ पर जो है राजकीय पक्षी भी है। और देखिए यहाँ पर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके अंतर्गत एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो देखिए साइंटिफिक नेम है एरिडियोटिस निग्रिसेप्स। एरिडियोटिस और निग्रिसेप्स इसका जो है साइंटिफिक नेम है। और देखिए जो फाइलम है वो कॉर्डेटा समूह में जो है ये बिलोंग करता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है और जितना टाइम वो लगा रहा है, तो उसको बोलते हैं चाल, यानी कि स्पीड इसको बोलते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन तो आपको एकदम VVI कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है, उससे पहले आप जान लीजिए कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या वो कहलाती है जनसंख्या घनत्व, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ले लीजिए और उसमें जितने लोग रह रहे हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम, मात्र 17 लोग जो है रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, तो देखिए जहाँ 17 लोग अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ 1106 लोग रह रहे हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा 1106 और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम मात्र 17। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन जो है छीन कर ले गया था। तो देखिए नादिर शाह इसका सही उत्तर होगा। नादिर शाह जो है भारत से जो है इंग्लैंड लेके चला गया जो कोहिनूर हीरा है, और यहाँ पर शाहजहां से यहाँ पर आपको जो मयूर सिंहासन है यानी कि पीकॉक थ्रोन जो है यहाँ पर लेके भाग गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। तो नादिर शाह इसका सही उत्तर होगा, नादिर शाह लेकर गया था।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदालत जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत संसद की कार्यवाही की जांच कर सकती है। तो देखिए संसद की कार्यवाही अगर चल रही है तो उसकी जांच यहाँ पर कौन से जो है अदालत यानी कि कौन से कोर्ट कर सकता है अनुच्छेद 122 के तहत। तो देखिए कोई भी न्यायालय इसका जांच नहीं कर सकता है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो यहाँ पर सी होगा, नो कोर्ट कैन इंक्वायर द यहाँ पर प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 122। तो 122 नंबर जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, उसमें ऐसा जिक्र किया गया है कि कोई भी अदालत के पास ऐसा पावर नहीं है कि संसद की कार्यवाही की जांच की जा सके। तो ये अनुच्छेद इसको ध्यान से रख लीजिए, अपने नोटबुक में जरूर इसको नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 122 में ऐसी बात कही गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही है, सही कथनों पर विचार करना है। तो देखिए 3 यहाँ पर स्टेटमेंट है और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहला नंबर स्टेटमेंट पढ़िए कि लोकसभा अध्यक्ष पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए भारत के संविधान की अनुच्छेद 340 एक के तहत एक आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए ऐसा इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। जो यहाँ पर जो यहाँ पर अध्यक्ष पिछड़े वर्गों की स्थिति यहाँ के लिए अनुच्छेद 338 बी में रखा गया है। तो 338 बी में जो है यहाँ पर बैकवर्ड क्लास की बात की गई है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर गलत। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 338 था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 338 कर लीजिए सिर्फ। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर में पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो ये सही मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 338 कर लीजिए। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला अनुच्छेद 338 था, उसमें जिक्र दोनों का जिक्र था, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट दोनों के जिक्र था यहाँ पर। लेकिन फिर से संविधान संशोधन किया गया 89 नंबर का, तो यानी कि 89 नंबर का संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत जो है यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि 338 ए इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया। और 338 ए में क्या गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग से कमीशन बना दिया गया, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बनाया गया 338 में, और नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया 338 ए में, और नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस 338 बी में। तो ये तीनों जो है आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लीजिएगा कि इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट सही करिएगा तो बी और सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगा यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरव सोलंकी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए गौरव सोलंकी यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो मुक्केबाजी से है, यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने जो है एक पुस्तक लिखी है आई डू व्हाट आई डू रघुराम राजन की ये पुस्तक है। तो इसको ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो है पूर्व गवर्नर हैं। तो इनको भी आपको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शेर जो है किसका उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर स्वपोषी होता है, परपोषी होता है, यानी कि स्वपोषी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोफ, और एक होता है हेट्रोट्रॉफ परपोषी, यानी कि स्वपोषी जो अपना खाना जो है खुद बनाते हैं, और परपोषी जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो शेर क्या अपना खाना खुद बनाता नहीं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो एक किसका एग्जाम्पल है, तो परपोषी का एग्जाम्पल है, यानी कि हेट्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो है आपको सन के द्वारा जो है ऑटोट्रोफ जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट है। और देखिए जो है गाय है जो कंज्यूम फूड मेड बाय द ऑटोट्रोफ। तो गाय देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर प्लांट है उसको फूड कर रही है। और हेट्रोट्रोफ कंज्यूमर्स भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फीड, और यहाँ पर खा जाते हैं उसको। तो इस तरह से देखिए हेट्रोट्रोफ इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड इंस्टेड टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन मेनली प्लांट और एनिमल। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि जो हेट्रोट्रोफ होते हैं वो ऑटोट्रोफ को बेसिकली खाते हैं। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर
मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो गए हैं। इसी तरह से ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। बस आप लोगों का प्यार बना रहे, सपोर्ट बना रहे। लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।